हाय एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है ट्रायंगल। और इस प्रॉब्लम को अगर देखें कह रही है प्रॉब्लम, तो ट्रायंगल नाम का एरे दे रखे है जिसकी शेप भी ट्रायंगल है। हमें मिनिमम पाथ सम निकालना है टॉप से लेकर बॉटम तक। अच्छा, तो यानी कि एक ऐसा कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, और इसमें हर पाथ पे एक एलिमेंट्स प्लॉटेड है कुछ इस तरीके से। हमें टॉप से लेकर बॉटम तक आने का मिनिमम पाथ से निकालना है, यानी कि ऐसे आ सकते हैं, ऐसे ऐसे मल्टीपल पाथ से आ सकते हैं। और जिस भी पाथ से आएंगे उसके बीच में जितने भी हमारे एलिमेंट्स आएंगे उन सबको ऐड करते रहेंगे तो पाथ का सम आ जाएगा। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। अगर हम देखें क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, तो काफी अच्छी खासी कंपनीज में पूछा गया है। हालांकि फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है पर इट्स क्वाइट रेलेवेंट, और 0 to 3 मंथ्स वाले टाइम पीरियड में भी काफी जगह पूछा गया है, तो मे भी आगे भी काफी जगह पूछा जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहे हैं। और सबसे पहले कंस्ट्रेंट से पहले यही आते हैं। तो इसने का ट्रायंगल दे रखा है, अरेज की फॉर्म में गया हुआ है, गिवन है। तो यानी कि पहले 2 है, 3 4 है, 6 5 7 और 4 1 8 3 है। ठीक है। इसमें हमें एक चीज समझ में आ रही है कि पहले 2 पे आ जाऊंगा क्योंकि मुझे तो मिनिमम पाथ समझिए, और टॉप टू बॉटम जाना है। पहले 2 पे आऊंगा, अब 2 के बाद या तो मैं 3 पे जाऊंगा या 4 पे जाऊंगा। अच्छा, इसकी भी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। क्या? फॉर ईच स्टेप यू कैन मूव टू एडजेसेंट नंबर ऑफ द रो बिलो। यानी कि अगर मैं ith एलिमेंट पे हूँ एक रो में, तो मैं या तो आई पे जा सकता हूँ या i+1 पे जा सकता हूँ अगली रो के। इसको एक बार समझ के देखते हैं कहना क्या चाह रहे हैं इसका मतलब। एक रो ये होगी, अगली रो ये होगी, ith रो। और सपोज इसको jth रो बोल देते हैं और इसको j+1th रो बोल देते हैं। इंडेक्स वाइज अगर डिवाइड करें तो ये ith इंडेक्स होगा, ये i+1 इंडेक्स होगा। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मैं इधर यहाँ जा सकता हूँ विच इज डाउन, और मैं यहाँ जा सकता हूँ डाउन राइट। तो मतलब एट एनी गिवन पॉइंट आई हैव टू ऑप्शंस। व्हाट आर माई टू ऑप्शंस? इधर मैं डाउन चला जाऊंगा या फिर मैं डाउन राइट चले जाऊंगा। इसी को अगर उल्टा सोचना चाहे, हम अगर किसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, मान लो इसी पॉइंट पर खड़े हुए हैं, तो या तो मैं सीधा नीचे आया हूँगा या मैं ऐसे आया हूँगा। तो या तो अप से आया हूँगा या तो अप, और ये क्या है लेफ्ट, तो अप लेफ्ट से आया हूँगा। ये चीज याद रखते हैं आगे हम यूज करने वाले अप और अप लेफ्ट वाले कॉन्सेप्ट को। उससे पहले एक चीज जरूर करेंगे, हमें मिनिमम पाथ निकालना है। तो एक एग्जांपल में देखते हैं पहले कर कैसे रहे। 2 पे है, अब 2 के बाद ये 3 पे जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। पर हमने तो क्या देखा था कि इधर ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, तो ये तो इनवैलिड कर दिया इसने। नहीं, ऐसा नहीं है। इसने कहा है कि नीचे है, ये इसको एग्जैक्टली नीचे ही कंसिडर कर रहा है 2 को। ठीक है। तो क्योंकि इसने केवन भी ऐसे दिया, तो 2 3 4 6 5 7 और 4 1 8 3, इसलिए पहले इस प्रॉब्लम में ट्रायंगल को रिकंस्ट्रक्ट करो। यहाँ पर सेंटर अलाइन करा हुआ है, तो सेंटर अलाइन से क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ढंग से। इसको लेफ्ट अलाइन कर लो तो आराम से समझ में आ जाएगा चाह क्या रहे हैं। सारे एलिमेंट्स को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेंगे हम। ठीक है। ठीक है। तो मिनिमम निकालना है, 2 से शुरू कर रहा हूँ मैं। आई पे जा सकता हूँ या i+1 पे जा सकता हूँ। मैं चलो इस पे चला जाता हूँ, ये छोटा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हूँ, या तो यहाँ जा सकता हूँ 6 पे या 5 पे जा सकता हूँ। ठीक है, 6 बड़ा लग रहा है, 5 छोटा लग रहा है, यहाँ चले जाते हैं। अब 5 पे आ गया, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, नहीं 4 पे नहीं जा सकते, सॉरी। यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। तो 1 छोटा लग रहा है, 1 पे आ जाते हैं। सम निकालेंगे, 2+3+5+1, यानी कि 8+3 यानी कि 11 आ गया।
और सम यहाँ मैच भी कर रहा है 11। तो इससे तो लग रहा है कि अगर मैं किसी एक पॉइंट पर हूँ और यहाँ पे मान लो एक्स वैल्यू है, यहाँ से एक्स प्लस समथिंग वैल्यू है, तो हम प्रेफर करेंगे कि एक्स पे चले जाते हैं। छोटी वैल्यू है तो ऐसे जाते जाते छोटी छोटी वैल्यूज पे जाएंगे। इन दोनों में ये जो स्मॉलर होगी, इसमें और इसमें स्मॉलर पे आ जाएंगे, फिर इसमें और इसमें स्मॉलर पे आ जाएंगे। तो इसको तो ग्रीडी अप्रोच कह देंगे। हमें लग रहा है ग्रीडी से आंसर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं और उससे पता लग जाएगा कि ग्रीडी काम क्यों नहीं करेगा। सपोज मैं 1 कहूँ, उसके बाद मैं -1 कहूँ, यहाँ पे मैं कह दूँ 100। ठीक है, फिर मैं कहूँ -10, यहाँ मैं कह दूँ 1000, और यहाँ भी कह दूँ 1000। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बाउंसर डालूं और मैं कह दूं यहाँ 1 ही 9, यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है, अब जो बंदा ग्रीडी लगाएगा वो यहाँ 1 लेगा, वो खुश हो जाएगा, कहेगा यहाँ -7 है, यहाँ 100 है, -1 को प्रेफर करेंगे। -1 पे आ गया, फिर -10 है या 1000 है, किसको प्रेफर करेंगे? -10 को। किस मेथड से? अगर हम ग्रीडी से चाहते हैं, -10 को प्रेफर करेंगे। फिर इधर 1 ही 9 है, 1 है, अब क्या करोगे? चलो इसको मैं 1 ही 9 कर दूं। अब तो 1 ही 9 पे ही जाना पड़ेगा, कोई और चॉइस ही नहीं बची। लेकिन अगर मैं इसका नॉन ग्रीडी वे करूं, उसका एल्गोरिथम क्या होगा वो बाद में देखेंगे। बट कैन वी थिंक ऑफ अ नॉन ग्रीडी सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? तो मैं 1 के बाद डायरेक्ट 100 पे आऊंगा, फिर मैं इसके बाद मे बी यहाँ आ जाऊँ क्योंकि 1000 के दोनों, फिर इसके बाद मैं यहाँ आ जाऊंगा। तो नॉन ग्रीडी का जो सम है S2, और ग्रीडी का सम है S1, तो S1 बड़ा आगे S2 से, यानी कि नॉन ग्रीडी वाला आंसर मेरा वैलिड आंसर होगा यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है ग्रीडी काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रीडी हमें सिर्फ एक चीज बताता है। अगर मैं एक ith रो पर प्रेजेंट हूँ तो मुझे ग्रीडी बस i+1th रो का बता देगा क्या हाल है, यहाँ पे छोटा है या यहाँ पे बड़ा है। पर वो आगे की इतनी i+nth रो के बारे में मुझे कुछ नहीं बता सकता। तो ग्रीडी तो समझ में आ गया काम नहीं करने वाला। तो क्या काम करेगा? रिकर्जन करेगा। अब रिकर्जन क्यों काम करेगा? क्योंकि हमारे पास चॉइसेस है। इस पॉइंट पे मेरे पास यहाँ जाने की चॉइस है। इस पॉइंट पे मेरे पास यहाँ जाने की चॉइस है, यहाँ भी यहाँ जाने की चॉइस है। जिन भी क्वेश्चन में चॉइस होती है तो मोस्टली चांसेस होते हैं रिकर्जन जरूर लगेगा ही लगेगा। इन इफ वी एवर हैव अ चॉइस इन अ क्वेश्चन, देयर आर हाई चांसेस रिकर्जन ही लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा? तो अगर मैं i, J पे खड़ा हूँ प्रेजेंटली यहाँ पे, तो या तो मैं यहाँ पे यहाँ से आया हूँगा, या मैं यहाँ से आया हूँगा। दो पाथ्स हमने ऊपर पढ़े भी थे अभी, अप लेफ्ट और अप। ठीक है, तो इसको कहूँगा i, J, यानी कि ith रो एंड jth कॉलम। तो ये ith रो हो गई, इसको हटाते हैं। तो ये ith रो है, इसके ऊपर वाली i-1th रो होगी। ये jth कॉलम है, इसके लेफ्ट वाला j-1th कॉलम होगा। ठीक है, तो मुझे पास अगर i, J पे रीच करना है, आई हैव टू वेज टू रीच आउट। इधर आई कैन विजिट थ्रू i-1, J-1। ठीक है, i-1, J-1, और आई कैन कम हेयर थ्रू i-1, J। ठीक है, तो अगर हम रिकर्जन में फंक्शन को ऐसे डिफाइन करें, i, J को मिनिमम पाथ सम फ्रॉम, और वी कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 टिल पॉइंट i, J। अगर हम ऐसे अपनी स्टेट को डिफाइन करें तो ये प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व। यानी कि हमें करना क्या है एसेंशियली इस प्रॉब्लम में? ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, राइट? हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो अगर मुझे इस पोजीशन का आई पता है क्या होगा,
n-1 होगा, यहाँ पे n कितना होगा, 4। ठीक है, आई n-1 है, यानी कि f(3,0) J0, J1, J2 और J3 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या होगा, f(3,1), f(3,2), f(3,3)। रिकर्जन का मैजिक ही ये होता है कि अगर हम एक स्टेट को डिफाइन करके उसका बेस केस लिख दे और उसका रिकर्सिव रिलेशन करेक्ट लिख दे, तो हमारा काम हो जाता है। बाकी सारी स्टेट्स अपने आप कॉल होती रहती है रिकर्जन में। कैसे होता है, हम रिकर्जन ट्री बना के हमेशा देख सकते हैं और पक्का आएगा ही आएगा अगर हमने रिकर्सिव रिलेशन और बेस केस सही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आऊंगा, इधर यहाँ से आऊंगा, यहाँ से कोई पाथ है नहीं, वैलिड हटाएंगे। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से आऊंगा या यहाँ से आऊंगा, यहाँ आऊंगा, यहाँ से आ सकता हूँ या यहाँ से आ सकता हूँ, इस पोजीशन पे आऊंगा, यहाँ से आ सकता हूँ, ऊपर वाला कोई पाथ है ही नहीं वैलिड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एट एनी गिवन I, J, आई हैव टू चॉइसेस। जो भी मेरे पास मिनिमम होगा उसको मैं चूज करूंगा, लेकिन सबसे पहले उस पॉइंट पर अगर मैं आ गया तो ये कंपोनेंट तो पक्का आ ही जाएगा। उसके बाद मिनिमम वैल्यूज, यहाँ पर आने के लिए मैं कहूँगा कि आप पूरा घूम कर आए हो, इस पॉइंट से पूछेंगे कि भाई f(i-1), J-1, ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, f(i-1), J। इन दोनों से मैं पूछ लूंगा किसकी वैल्यू मिनिमम है, इसकी वैल्यू मिनिमम है इसकी। अगर ये कहेगा मेरे तक आने की कॉस्ट है 5, ये कहेगा मेरे तक आने की कॉस्ट है 3, तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू तो कोई भी हो, मैं चेंज नहीं कर सकता। मान लो 7 दे रखी है, पर इधर आई कैन गो विथ 7+5 और 7+3, एंड मुझे मिनिमम वैल्यू चूज करनी है तो मैं ये पाथ चूज कर लूंगा। यानी कि ऊपर वाली दोनों कॉल्स में से, ऊपर वाली दोनों कॉल्स कौन सी, अप और अप लेफ्ट की कॉल्स में से जो भी मुझे मिनिमम आंसर देगा मैं उसको चूज कर लूंगा। तो मिनिमम ऑफ अप एंड अप लेफ्ट। ठीक है, एंड आई हैव टू मेक श्योर ये वैलिड कॉल्स हो, मतलब ऐसी कॉल नहीं चलेगी या ऐसी कोई कॉल हो तो भी नहीं चलेगी। ओके, मेक सेंस। बेस केस क्या होगा, ऊपर से सब अपने ऊपर ऊपर से आंसर देते रहेंगे, ये वैलिड वैलिड, ये वैलिड, ये वैलिड, ये वैलिड, ये वैलिड। जब यहाँ पर आएंगे तो क्या देंगे आंसर, यहाँ पर तो एक ही पॉइंट है और एक पॉइंट का क्या आंसर होगा, जैसे एग्जांपल भी इसने दिया है, सिर्फ एक पॉइंट है -10। अब -10 से -10 जाने का क्या आंसर होगा, -10 ही आंसर होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे बेस केस के लिए, इफ I =0 एंड J =0, रिटर्न f(0,0) नहीं, ग्रिड ऑफ 0 and 0। ओके, इसको एक बार कोड करके देखते, फिर एक ड्राई रन भी करके देखेंगे। तो मुझे एक बार देखते हैं, इन पॉइंट से यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। मेरे लिए चारों आंसर ही वैलिड है, 3,0 पे आऊँ या 3,1 पे, 3,2 पे या 3,3 पे। मुझे आना तो 0 से ही है, इस पोजीशन से किसी पे भी आऊँ वैलिड है। उसके बाद मैं बोल दूंगा इनमें 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 जिसकी भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको अपना आंसर बोल दो। हो सकता है यहाँ से यहाँ आने की वैल्यू लीस्ट हो, या यहाँ की लीस्ट हो, यहाँ की लीस्ट हो, यहाँ की लीस्ट हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी वैल्यूज को जो कि लास्ट रो के किसी भी कॉलम तक पहुंचने के लिए आएगी, वी कैन स्टोर दीज वैल्यूज इन एन अरे, और जो उस अरे की फिर मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम रिटर्न कर देंगे, इसको मिनिमम वैल्यू। ओके, दिस डज मेक सेंस। तो पहले अरे ले लेते हैं, एक वेक्टर ऑफ इंट, और नाम भी देते हैं
ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जगह हम इसका नाम यहाँ पे ग्रिड दे लेते हैं। ठीक है, साइज पता करना हो ग्रिड का तो एन से पता लग जाएगा। 1 2 3 4, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4। ठीक है, तो ऊपर डिफाइन करते हैं यहाँ पे इंट एन, यहाँ बोलते हैं एन को असाइन कर देंगे ग्रिड डॉट साइज, और फंक्शन रिटर्न करेंगे। फंक्शन आई कॉमा जे डिफाइन कैसे करेंगे हम? मिनिमम कॉस्ट टू रीच पॉइंट आई कॉमा जे फ्रॉम 0 कॉमा 0। ठीक है, तो मुझे चाहिए लास्ट रो में से कहीं भी पहुंच जाऊं किसी भी एलिमेंट पे, जैसे यहाँ है। अगर मैं यहाँ पे 4 पे पहुंचूं, 1 पे पहुंचूं, 8 पे पहुंचूं, 3 पे पहुंचूं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं किसी भी पॉइंट पे अगर 2 से पहुंच जा रहा हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से कॉल लेंगे लास्ट रो के हर एलिमेंट से, एक एक कॉल लगाएंगे। ठीक है, तो लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है, कॉल होगी रिटर्न, एफ ऑफ रिटर्न नहीं, हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो वी डॉट पुश बैक, वेक्टर में डायरेक्टली स्टोर करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे एफ ऑफ रो, जो है रो तो सबकी फिक्स है n-1, कॉलम, कॉलम तो आपका आई होगा, और ग्रिड देनी पड़ेगी उसको हमें फंक्शन कॉल में, तो डाल लेंगे। एंड में रिटर्न कर देंगे मिनिमम एलिमेंट, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अब फंक्शन को एक बार डिफाइन करते हैं, फंक्शन होना कैसे चाहिए हमारा। सबसे पहले रिटर्न टाइम तो पक्का हो गया, इसकी इंट होगी। एफ के नाम से डिफाइन करते हैं इंट आई, आई इज फॉर रो, इंट जे, जे इज फॉर कॉलम, और वेक्टर ऑफ बाय रेफरेंस पास कर देंगे ग्रिड, ताकि बार बार कॉपी क्रिएट करके हमें मेमोरी का ओवर टाइम ना हो, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड ना आए, हमारा एमएलई ना आए। ठीक है, अब हम बोलेंगे सबसे पहले बेस केस, इफ आई इक्वल टू 0, और नो, एंड बेस एंड जे इक्वल टू 0, यानी कि आप फर्स्ट एलिमेंट पे हो, जो कि हमारा ये वाला एलिमेंट है -10 या फिर 2, व्हाट शुड बी डू? रिटर्न ग्रिड ऑफ 0 0। ठीक है, इन केस दैट इज नॉट द केस, we'll define up and we'll define up left। इनको डिफाइन कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं आराम से, पर फाइनल आंसर के लिए मैं रिटर्न कर सकता हूँ मिनिमम ऑफ अप, यानी कि ऊपर से आऊं या ऊपर के लेफ्ट वाले पोर्शन से आऊं, प्लस जो ग्रिड में प्रेजेंट सेल की वैल्यू है, हो जाएगा आंसर। अब अप और अप लेफ्ट को अगर डिफाइन करना चाहें हम कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। आई कॉमा जे पर हूँ प्रेजेंट, I-1 जे, और I-1 जे-1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माई अप एंड दिस इज कॉल्ड माई अप लेफ्ट। इस फंक्शन कॉल का मैं आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, ये भी एक फंक्शन कॉल होगी, ये भी एक फंक्शन कॉल होगी, क्यों? रिकर्जन का क्वेश्चन है, तो फंक्शन कॉल, फंक्शन एक दूसरे को कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अप को कह देंगे f(i-1) और अप लेफ्ट को कह देंगे f(i-1) और ग्रिड को कॉल करेंगे। कुछ इनवैलिड केसेस का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 है, तो इस पोजीशन पर आकर ना ये अप वाला केस नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं? क्योंकि वैलिड ही नहीं है। ठीक है, एक तो यहाँ समझ में आ गया, कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, और अगर यहाँ पे आ जाओगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, अप लेफ्ट नॉट डिफाइंड। ठीक है, दो कंडीशन समझ में आ रही है जो इनवैलिड हो सकती है हमें। ठीक है,
तो अपलेफ्ट कब डिफाइन नहीं होगा? जब हमारा कॉलम जीरो के बराबर होगा। व्हेन j इक्वल टू जीरो, अपलेफ्ट की क्या वैल्यू ले हम? तो हमें क्या लेना है? अल्टीमेटली मिनिमम अप की और अपलेफ्ट की। हम ऐसे केस में सिर्फ अप की वैल्यू प्रेफर करना चाहते हैं, तो अपलेफ्ट की वैल्यू को इन्फिनिटी ले लो। इन्फिनिटी ले नहीं सकते, बहुत बड़ी वैल्यू ले लेंगे, इन 1 ही 9 ले लो, काम हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है? जो हमारा रो है, रो क्या होगी? आई, 0 1 2, 0 1 2। तो व्हेन आई इक्वल टू जे, आई और जे बराबर है, तब अप डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली हमें अप डिफाइंड नहीं, यानी कि अप लेफ्ट को ही लेना है एज एन ओनली ऑप्शन। और अगर अप लेफ्ट को लेना है तो हम अप को इन्फिनिटी असाइन कर देते हैं, यानी कि 1 E 9 असाइन कर देगी, तो काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें। ये तो होगा, यहाँ लगा दो इफ। अप कब वैलिड नहीं होगा? जब आई जे के बराबर होगा। ठीक है, इफ आई इक्वल टू जे, अप इक्वल टू 1 E 9, बात ही खत्म। बस, अब कभी लेगा ही नहीं वो आंसर, खत्म। यहाँ लगा देते कि इफ जे इक्वल टू जीरो, अप लेफ्ट इक्वल टू 1 E 9, बात ही खत्म। ये 1 E 9 होता है इन्फिनिटी के बराबर है। लॉन्ग का क्वेश्चन हो 1 E 18 ले लेंगे तो भी काम हो जाएगा। रिटर्न करो, इसको रन करके देखते हैं एक बार। ये रन टाइम एरर आया है। ओके, कहीं तो एरर आया है, यहाँ पर आया है, अप में और अप लेफ्ट में। ओके, डेडली सिग्नल। ओके, बहुत छोटा सा कोई टेस्ट केस लेके देखते हैं। ओके, आई थिंक ये ऐसा केस कंसिडर हो रहा है जहाँ पे I-1 से जीरो हो रहा है। तो सिर्फ एक वैल्यू जब जीरो होगी, यानी कि ऐसा कुछ केस हो रहा है, तो ये अप लेफ्ट पे जा रहा है कहीं ना कहीं। कॉल, कॉल जा रही है, उसके बाद वो दिक्कत है। गॉट इट। तो हम अप लेफ्ट को ऐसे छोड़ के डिफाइन कर देते हैं। अगर तो जे जीरो के बराबर, तो इन्फिनिटी ले लो, वरना अप लेफ्ट को ये कर लेते हैं। ओके, यहाँ गलत सिंपल सा। ठीक है, सिमिलरली अप के लिए भी यही करते हैं कि अगर आई और जे बराबर आ गए तो कॉल ही नहीं करेंगे हम, सीधा कहेंगे इन अप है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, आपको ये डिफाइन कर दो, और यहाँ कहेंगे एल्स, एल्स उसको डिफाइन करो। ये देखते हैं अब रन करेगा या नहीं करेगा। करेगा। एक्सेप्ट करके देखते हैं क्या आता है इसका वर्डिक्ट। टीएलई आया। टीएलई क्यों आया? बहुत एक्सपेक्टेड ही था आई थिंक। अगर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे रिकर्जन के क्वेश्चन में, तो हर एलिमेंट पे जा रहे हैं और दो चॉइसेस हैं हमारे पास। तो यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो जितने भी ट्रायंगल की लेंथ होगी ना, तो हर पे दो की पावर n चॉइसेस आ रही है। इनफैक्ट हर नोड पे, नोड पे इनको अगर नोड कंसिडर करें, आई हैव 2 चॉइसेस। और नोड कितने होंगे? आई गेस समथिंग n² समथिंग नोड हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम 3 तक देखें, सो आई हैव लाइक 6 nodes, सो मे बी n × n+1/2 वाला फॉर्मूला लगेगा फॉर नंबर ऑफ
नोड्स, इतने नोड्स और हर नोड के लिए दो चॉइसेस है, तो ये चले जाएंगे दो की पावर में, ये आ जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि एन कितना है, 200। 200 एन के साथ तो ये कभी काम नहीं करने वाला था। इट्स अप्रोक्सीमेटली दिस बिग नंबर, सो कभी काम नहीं करता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इस अप्रोच में, तो रिकर्सिव स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो हम एक के बाद एक कॉल्स लगाए जा रहे हैं, स्टैक में आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, और बेस केस तक जाएगी। यहाँ से इतनी खत्म होगी कॉल्स, फिर ये वाली कॉल शुरू हो जाएगी, ये अपनी पूरी कॉल लगाएगी। एक और चीज नोटिस करें, तो हम काफी चीजों को बार बार कंप्यूट कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में। यानी कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6, हम हर स्टेट के लिए यानी कि हर सेल के लिए बस वैल्यू तो कंप्यूट कर रहे हैं। मैं इसका जब आंसर निकाल रहा हूँ, तो मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, तब भी मैं ये निकाल रहा हूँ और ये निकाल रहा हूँ, ओके। जब मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, तब भी मैं ये निकाल रहा हूँ और ये निकाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब हर नोड की वैल्यू हम दो तीन बार निकाल रहे हैं, रिपीट कर रहे, बार बार पूरी कंपटीशन हो रही है। जब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, तब मैं इसकी भी निकाल रहा हूँ, इसकी भी निकाल रहा हूँ। जब मैं इसकी निकाल रहा हूँ, तब मैं इसकी भी निकाल रहा हूँ, सॉरी, इसकी निकाल रहा हूँ। जब मैं इसकी निकाल रहा हूँ, तब भी मैं इसकी निकाल रहा हूँ वैल्यू। तो यानी कि एक इस नोड के लिए मैं इसकी निकाल रहा हूँ वैल्यू, इसकी निकाल रहा हूँ और इसकी निकाल रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम सेम नोड की वैल्यू फाइंड आउट हो रही। पर अगर मैं इस वैल्यू को एक ही बार निकाल के कहीं पे स्टोर कर लूँ, और जब दूसरी बार ये वैल्यू मांगे, ये वाला नोड, तो मैं बोल दूं कि वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, इसको वहीं से यूज कर दो। तो अगेन स्टोरिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो डीबी का कॉन्सेप्ट आ गया। मैं कहूंगा इनको ऐसे रखो, ऐसे रखो, और सेल्स बना दो। इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, इसकी गए, इसकी गए, ऐसे गए, ऐसे गए। जो जो वैल्यू आती जा रही है, उनको इन्हीं सेल्स में स्टोर करते हो। ये वैल्यू है स्टोर, स्टोर, स्टोर और स्टोर। अब अगली बार जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, मैं इस वाले सेल को फिर से कंप्यूट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ये सेल ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो मुझे इतनी बड़ी साइकिल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू है, उसी को इस सेल में यूज करो। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या देते हैं, मेमोआइजेशन। और ये डीपी का कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यूज होगा। और इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कह देते हैं। बॉटम अप कहते हैं, टॉप डाउन कहते हैं, नहीं, सॉरी, माय बैड, इसको टॉप डाउन कहते हैं। क्योंकि हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और उससे इतनी सारी नीचे 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 की फंक्शन कॉल्स हो रही है, और ये आंसर को बना रही है फिर। तो टॉप से सारी चीजें कंट्रोल हो रही है, इसलिए इसे टॉप डाउन कह देते हैं। इसके कोड के लिए कुछ नहीं करना, बस जहां भी हमारा ये वैल्यू कंप्यूट हो रही है ना, एक वेक्टर बनाते हैं डीपी का नाम का, और साइज कितना रखेंगे, ट्राइंगल की जितनी ग्रेड है उतनी रख लेंगे वैल्यूज, उससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं। सीधा बनाते हैं वेक्टर ऑफ इन डीपी। साइज के मामले में इसको दे देते हैं डीपी डॉट पी साइज, एन कॉमा वेक्टर ऑफ इन एन कॉमा -1। इनिशियली सारी वैल्यूज को -1 बोल देंगे, और हर जगह बोलेंगे कि हाँ, जैसे ये यहाँ पे हम सबसे पहले कंप्यूटेशन करने वाले हैं, तो बोल देंगे कि इफ, अगर तो उस सेल के लिए वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूट हो चुकी है, यानी कि -1 के अलावा कुछ और होगी, क्योंकि हम असाइन करेंगे वैल्यू को, तो उसी को रिटर्न कर दो। मान लो 5 आ गई, 6 आ गई, तो हम कहेंगे उसी को असाइन करो, सीधा रिटर्न करो, ये पूरी कंप्यूटेशन हमारी सेव हो जाएगी, उस सेल के लिए दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। सेव कैसे करेंगे, रिटर्निंग वाले स्टेप पे। अगर एक बार उस सेल की वैल्यू आ गई, कंप्यूट हो गई रिकर्जन में, उसको यहीं पे स्टोर कर लो, ठीक है।
अब करते हैं इसको रन, देखते हैं रन होगा नहीं होगा। हो गया। इनफैक्ट अब हमारा जो ये वाला टेस्ट केस था गंदे वाला, ये भी रिटर्न होगा। सबमिट करके देखते हैं प्रॉब्लम होगी सबमिट या नहीं। ग्रेट, हो गई। रन टाइम वगैरह से फर्क नहीं पड़ता यहाँ, वेरी करता है हर बार। ठीक है। अब इसको टैब्यूलेशन अप्रोच देखते हैं। टैब्यूलेशन को कहते थे जनरली बॉटम अप। ठीक है। बॉटम अप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें हमारी डीपी की प्रीवियस अप्रोच में डीपी अरे कैसे फिल होगा। ऐसा कुछ हमारा डीपी अरे बना हुआ है। ठीक है। सबसे पहले बेस केस वाला फिल होगा, फिर ये फिल होगा, फिर ये फिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है। फिर और कॉल जाएगी, मान लो यहाँ से कॉल जाएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये फील्ड है, ये वैल्यूज हो जाएगी। फिर ये कॉल जाएगी, ये कॉल जाएगी, इसने देखा ये वैल्यू ऑलरेडी फील्ड है, ये यूज हो जाएगी। फिर एंड में मान लो ये कॉल जाएगी, ये कॉल जाएगी, ऑलरेडी फील्ड है, ये यूज हो जाएगी। तो अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जितना इसका साइज है उतना ही होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली एन स्क्वायर बोल देते हैं, एन स्क्वायर से कम ही होगी इनफैक्ट। और एन स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको आराम से, राइट। अगर इसको मैं पूरे ग्रिड में मान लूँ तो एन स्क्वायर से ज्यादा स्पेस तो क्या ही लग जाएगा, राइट। सिमिलरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देखी कि इन सब की वैल्यू ना बस एक एक बार ही कंप्यूट हो रही है। एक बार इनकी वैल्यू आ गई फिर हमें उसके बाद टाइम नहीं लग रहा है। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन स्क्वायर ही होगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, इस पे इसकी हो गई, फिर इसकी इसकी इसकी, ऐसे एक एक करके एक दूसरे को ये वैल्यू देते रहेंगे। इसलिए इसको कह देते हैं टॉप डाउन, क्योंकि पहली फंक्शन कॉल से शुरू होगा और नीचे की सारी वैल्यूज पे सबसे पहले फिर होगी। उसके बाद फिर ऊपर तक आते 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 सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन कॉल्स ऐसी रिकर्जन में काम करती है। एक और बॉटम अप का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले ये वैल्यू भरूंगा, सॉरी 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 सॉरी, मैं सबसे पहले ये वैल्यू भरूंगा। टॉप बॉटम का डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इट इज इन विच वे द डीपी अरे इज फिल्ड। इसके बाद मैं सबसे पहले यही वैल्यू भरूंगा अपने आप, मैं यहाँ से कॉल नहीं करूंगा, नहीं। मैं खुद यहीं से और यहीं वाली वैल्यूज भरूंगा, फिर मैं इस वैल्यू को और इसको भरूंगा, फिर इनको फाइनली एंड में फिल करूंगा। फिल उसमें भी एंड में हो रही थी, पर उसमें कॉल यहाँ से जा रही थी, ऑर्डर यहाँ से जा रहा था कॉल का। यहाँ पे कॉल का ऑर्डर ही, कॉल इनफैक्ट होगी नहीं बॉटम अप में, लेकिन फिल होने का ऑर्डर ही ऊपर से शुरू होगा, इसलिए इसको बॉटम अप बोल। ठीक है। हम हमारे आंसर तक धीरे धीरे बेस केस से आंसर के थ्रू बढ़ रहे हैं, बेस केस से आंसर की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसलिए बॉटम अप बोलते थे। ओके। इसका कोड करना हो तो बहुत एक सिंपल सा अप्रोच होती है। जो टैबुलेशन वाला कोड है ना, डायरेक्ट उसको छापो। छापे क्यों, क्योंकि हमें इस फॉर्म में भरना है, अरे अपने उसको डीपी अरे को। तो सबसे पहले ये भरेंगे, ये भरेंगे, ये भरेंगे, एंड दिस इज हाउ अ फॉर लूप रियली गोस। अगर मैं ऐसे चला दूं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और मेरे आई मान लो रो है, जे मेरे कॉलम है, आई मेरी रो है, तो आई का लूप, यहाँ जे का लूप, उसके बाद आई जे वैल्यू भरते जाओ, काम हो जाएगा। तो जो भी हमारा ये कोड होता है ना, इसको एग्जैक्ट यूज करेंगे और काम हो जाएगा। ठीक है। देखते कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ नहीं करेंगे, पर ऐसे इफ और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस एन, कॉल्स की अब जरूरत नहीं है तो इसको फॉर्मेट आउट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और फॉर इन जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, एंड जे प्लस प्लस। ठीक है। अब बोलेंगे कि अब इस पार्ट को आई मीन पेस्ट भी कर सकते हैं और बेस केस भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ आई इक्वल टू 0,
and j equal to 0, what I have to do is I have to return रिटर्न करने, यानी कि डीपी अरे में स्टोर कर लेंगे वैल्यू डीपी ऑफ आई जे इक्वल टू ग्रेड ऑफ आई जे, क्योंकि इस पॉइंट पे ना हमारा कोई अप लेफ्ट है ना अप है, तो इसको स्टोर कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको सबसे पहले तो फॉर्मेट करने की बहुत जरूरत है। हाँ, अब देखते हैं इसको, दिख रहा था। अगर वैसा केस नहीं होगा तो आप डिफाइन करेंगे आई जे के बराबर आ गया, आपको इन्फिनिटी बोल देंगे, वरना आपकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे। अब एफ तो यहाँ पे है नहीं, कोई फंक्शन कॉल हम करेंगे ही नहीं यहाँ पे, तो डीपी ऑफ प्रीवियस से ही उठाएंगे वैल्यूज, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये वैल्यू लेगा कहाँ से, इससे लेगा या इससे लेगा, ये वैल्यू किससे लेगा, इससे लेगा या इससे लेगा, ये तो इनवैलिड केस है, वो हम पहले ही कैटर कर चुके हैं इन कंडीशंस में। तो डीपी ये ऑलरेडी फिल्ड होगी तब जाके ये बनेगा, जब ये बनेगा तो ऊपर से वैल्यू लेगा, ऊपर से वैल्यू इनमें स्टोर होगी डीपी अरे में। जब चल हम रो वाइज रहे हैं तो ऑलरेडी वो वैल्यू ऊपर वाली रो की फिल्ड होगी, तभी हम इस रो तक पहुंच पाए हैं, राइट। और ये j-1 मिनिमम रिटर्न करना है, तो हम डीपी अरे की लास्ट रो में देख लेंगे, ये हमारा डीपी वेक्टर होगा। हम कहेंगे जो जो वैल्यूज इसकी लास्ट रो में है उसमें से मिनिमम वैल्यू जो भी आएगी इन तीनों में से वही आंसर है, क्योंकि तीनों वैल्यूज यही कह रही है कि अब फर्स्ट रो से लास्ट रो में आ रहे हो। अगर ये कहता कि आपको लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना है तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू रिटर्न कर देते एज एन आंसर, लेकिन इसने कहा बस लास्ट रो में कहीं भी पहुंच जाओ। तो हम देख लेंगे इन तीनों में से जो वैल्यू लास्ट रो में सबसे कम टाइम में पहुंच गया, कम सबसे कम कॉस्ट में पहुंच गया, वही आंसर है। लास्ट रो को एक्सेस करने के डीपी ऑफ n-1 एंड डीपी ऑफ n-1 रन करके देखते, फंक्शन कॉल कोई हो नहीं रही है इसमें, कंपाइलेशन एरर, ओके। ओके, आई थिंक यहाँ मैंने एक चीज मिस कर दी। नहीं, ये भी नहीं मिस हुआ, इसको हटा ही देते हैं इनफैक्ट, फंक्शन कॉल को कंफ्यूजन नहीं करेगा कोड में और कुछ नहीं। ऐसे ही रन करके देखते हैं, यहाँ अगर कुछ आ रहा है तो फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। इसको पहले, ठीक है, अब एल्स, ये रहा एल्स के लिए, ठीक है, ये इसके लिए एक मिसिंग था। अब देखते हैं, अब रन टाइम एरर आ गया, ठीक है। रन टाइम एरर क्यों आ रहा है, कहीं ना कहीं ये ना जे हम एन तक लेकर जा रहे हैं, और अगर हम डीपी अरे देखें अपना, जो डीपी मैट्रिक्स है इनफैक्ट, वो भले ही हमारी सारी वैल्यूज ले रहा है, लेकिन यहाँ तक की वैल्यूज का तो हम ध्यान रख पा रहे हैं आराम से, क्या क्या वैल्यूज होगी। जो बाहर की वैल्यूज है वो कुछ भी हो सकती है, वो 1E9 तक डिक्लेयर कर रहे हैं हम, तो मे भी कई जगहों पे 1E9 मल्टीपल टाइम ऐड हो के बहुत बड़ी टर्म बन गई जो कि इंटीजर के बाहर हो। तो वैसी ही गलती ना हो हमसे, इसलिए हम कहेंगे जब आई यहाँ पर है तो जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, जे जीरो से लेकर यहाँ तक है, तो जीरो वन है तो भी जीरो वन है। तो हर केस में जे जो है आई से, जे हमेशा आई से छोटा है बराबर ही आ रहा है। जे की जो मैक्सिमम वैल्यू अगर टू होगी यहाँ पे, तो आई की भी मैक्सिमम वैल्यू टू यहाँ पर होगी, राइट। इसकी जगह हम डालेंगे जे इज लेस देन इक्वल टू आई। अब एक बार देखें, रॉन्ग आंसर।
ठीक है, या तो हम सही कर रहे हैं डिफाइन। फंक्शन है, इसको फॉर्मेट एक बार कर दिया तो कोड को। आई डोंट नो इफ सबसे बेसिक केस में क्यों ऐसा आंसर आ रहा है। आई डोंट सी अ रीजन व्हाई आना चाहिए ऐसा। ओके, हम मिनिमम वाली चीज ही डिफाइन नहीं कर रहे, और सरप्राइजिंगली बाकी दोनों केसेस में आंसर आ रहा है, क्योंकि ये टेस्ट केसेस इतने खराब है कि -10 और ये 0 -1 वाला ही आंसर है, तो वही आ रहा है। ओ ग्रेट। हम क्योंकि डिफाइन ही नहीं कर रहे हो अप लेफ्ट और मिनिमम वाली जो कंडीशन लिखी हुई थी हमने। ठीक है, यहीं पे लिखेंगे कि डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अप कॉमा अप लेफ्ट प्लस ग्रिड ऑफ आई कॉमा जी, जितना इस पॉइंट तक आने में लगा सम वो, प्लस इस पॉइंट की जो वैल्यू है ग्रिड की वो। अब फर्स्ट वाली चले, अब चल रहा है, अब पक्का चलेगा हमारा सॉल्यूशन। राइट। करेक्ट। तो ये टैब्यूलेशन कोड हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे वही सेम, ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि सारे एलिमेंट्स पे हम एक एक बार विजिट जरूर कर रहे हैं, और सब पे मतलब जीरो नहीं है, दीज आर विजिटिंग मार्क्स, हम सब पे एक एक बार जा रहे हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो कोई स्पेस है नहीं एक्सेप्ट दिस डीपी एरे ऑफ साइज एन क्रॉस एन। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई एन स्क्वायर, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो दोनों ही क्वाड्रेटिक है, डबल पावर। इस क्वेश्चन में फॉलो अप वाली चीज बहुत अच्छी है, जिससे हम टीपी के जिसे कहते हैं फाइनल बॉस तक पहुंच रहे हैं। ये कह रहा है कुड यू डू दिस ओनली यूजिंग ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द ट्रायंगल। तो यहाँ तो आप कह रहे हो कि आराम से पूरी रोज यूज करो और हर की वैल्यू निकाल लो और कर लो काम। लेकिन अगर हम एक चीज नोटिस करें तो यही है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि स्पेस ऑप्टिमाइजिंग ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होता है। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से ले रहा हूँ वैल्यू, मैं यहाँ से ले रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। मुझे इसके पिछली वाली रो से मतलब नहीं है, ये चीज हमारे पता है। राइट। आई पे हूँ, i-1 से मतलब है, i-2 से हमें क्या मतलब, क्या वैल्यूज थी जब हमारी i-1 फिल हो चुकी, क्योंकि डीपी तो इस फैशन में रो फिल कर रही है, टेबुलेशन वाला हमारा जो है अप्रोच। तो अगर मेरा i-1 पे वैल्यूज है, जो कि ऑब्वियसली आई यहीं से होगी पक्का, तो हमें क्या मतलब है इसमें क्या वैल्यूज है, अगर हमारी इस रो में वैल्यूज आ चुकी है ऑलरेडी। राइट। ठीक है, मेक्स काइंड ऑफ सेंस, सही भी बात है, हमें क्या ही मतलब, और क्यों हम इसको स्टोर कर रहे हैं। वी कैन एक्चुअली रिमूव दिस मेमोरी वंस वी हैव दिस रो रेडी, एंड वी हैव दिस रो रेडी एक्चुअली, वी कैन रिमूव दिस मेमोरी। ओके। जब हमारी ये रो रेडी हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ से वैल्यू लेके, ये कहेगा मैं यहाँ से लूंगा, यहाँ से लूंगा। जब ये रो रेडी हो जाएगी, तब ये रो मेरे किसी काम नहीं की नहीं रहेगी, है ना। तो एट एनी गिवन ith रो टू fill, we only need access to previous row, previous rows values। राइट, हमें वो रो एटलीस्ट पूरी चाहिए होगी, ऐसा नहीं होगा हम कहेंगे बस एक ये वैल्यू दे दो, एक ये वैल्यू दे दो, काम हो जाएगा, नहीं। हमें इस रोज की सारी वैल्यू फिल करने के लिए इस रोज की सारी वैल्यूज चाहिए ही होगी। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि इन सारी वैल्यूज को एक टेम्प में स्टोर कर ले, और इसको जब तक हम बिल्ड कर रहे हैं तब तक ये टेम्प की वैल्यू यूज करते जाएं। जब ये बिल्ड हो गया, तब हम कहेंगे टेम्प
इज इक्वल टू माई न्यूली फॉर्म लाइक अरे और वेक्टर, एंड इसको हम बाय बाय कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है, फिर यही हमारा टेम्प हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप। राइट, इसको बिल्ड करने के लिए अब ये यूज हो जाएगा। एंड में जब रिटर्न करना होगा हम कहेंगे टेम्प में जाओ, इन सब में जो मिनिमम वैल्यू है वही देख लो। अगर हम डीपी वाले उससे भी देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जैक्टली यही बन रहा है कि पहले ये बन रहा, उसके बाद ये बना लिया, ये पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद इस पूरे को कंप्लीट किया, जिसके लिए हमें बस इस वाले की ही जरूरत है, हमें पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। फिर इसको फिल करना है, इसको फिल करने के लिए हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको हटाएंगे, इससे वैल्यूज ले लेंगे आराम से। राइट, और कहेंगे बॉटम मोस्ट ऊपर रीच हो गए हम, बॉटम इज रीच्ड। आए कहाँ से है, टॉप से शुरू किया था हमने, बॉटम पर आ गए हैं। अब कहेंगे कि बॉटम रीच हो गया तो गिव मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बॉटम रो। इसको अच्छे से पढ़ा तो जाए, दिस बॉटम रो मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, जो हमारा ये तरीका है उसी से कर देंगे लास्ट वाला। तो टेम्प बनाते हैं, डीपी को कमेंट आउट ही कर देते हैं कि हम स्पेस एलोकेट ही नहीं करेंगे, यहाँ भी एलोकेट हम नहीं करेंगे। ये लिए ना, इसको भी ऊपर की जगह हम क्लास के या फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, नाम दे दे टेम्प। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सोचना है। एक टेम्प तो बनाएंगे, उसके लिए पहले हमारे प्रीवियस वाली वैल्यू भी चाहिए होगी। राइट, दोनों को ही एन और जीरो कर देते हैं कि हमें पता नहीं एन तक जरूरत पड़ेगी, तो बार बार थोड़ी ना साइज की एलोकेट करेंगे। ठीक है, डीपी तो है ही नहीं यहाँ पे। अभी हम करंटली प्रीवियस बनाएंगे, या प्रीवियस तो है हमारे पास, सोचना पड़ेगा। अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, 2 3 4, और इससे इसका ड्राई रन समझे टेम्प और प्रीवियस का, तो कैसे होगा। इनिशियली में अगर मैं कहूँ टेम्प ऐसे एम्प्टी है और प्रीवियस भी ऐसे एम्प्टी है, सबसे पहले मैं टेम्प को बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर ऐसा है तो टेम्प में 0 0 में सबसे पहले स्टोर कर दो इसको। ठीक है, बेस केस आया, इस पे आया, इस पे आया, इस पे आया, बेस केस में इसको ही स्टोर करो, कर दिया। फिर यहाँ पर आऊंगा मैं, J0 है, अपलेफ्ट को क्या कहेंगे, अपलेफ्ट को कहेंगे कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन इसके बाद यहाँ पे आने से पहले हम प्रीवियस में वैल्यू स्टोर कर लेंगे। अब टेम्प हमारा फिर से एम्प्टी होगा, टेम्प को हर स्टेप के बाद एम्प्टी करना जरूरी है मतलब। ठीक है, तो प्रीवियस को तो ऊपर डिक्लेयर करने दे दो, टेम्प को हम हर स्टेप के बाद यानी कि हर रो फिल करने के बाद बार बार लाएंगे, तो इसको डिक्लेयर करेंगे, यानी कि यहीं पे डिक्लेयर करते रहेंगे बार बार। इंट साइज का हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंट नहीं तो आई साइज का भी कर सकते हैं, लेकिन इंट का भी कर लेंगे क्योंकि इसने इतनी तो हमें एक्स्ट्रा अलाउ कर दी है कि ओ ऑफ एन ले लो। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि एन ले ली प्रीवियस में, एन ले ली टेम्प में तो 2n होगी, नहीं, ऑर्डर ओ ऑफ एन ही रहेगा उसका। तो टू को हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं जब भी को नोटेशन लगाते हैं। अगर ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ही मतलब होता है तरीका, हाउ इट इज डिफाइंड। सो प्लीज लुक अप टू चैट जीपीटी और सीपी एल्गोरिथम्स और सम अदर डॉक्यूमेंटेशन, सर्च इनटू कोड फोर्सेस ब्लॉग्स। तो उसमें अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है इन सब चीज़ों के लिए, अगर किसी को सच में जाके पढ़ना है। ठीक है, डीपी तो है ही नहीं यहाँ पे, डीपी नहीं है तो कहाँ से वैल्यू दे रहे हैं, जो भी प्रीवियस में स्टोर करी होगी पिछली इटरेशन में। यहाँ भी डीपी नहीं है, जो प्रीवियस में स्टोर करी होगी पिछली इटरेशन में वही दे दो। ठीक है, यहाँ डीपी है, अब यहाँ टेम्प हम बिल्ड कर रहे होंगे, टेम्प ऑफ जे ग्रिड
जब ये लूप खत्म हो गया, जे की सारी वैल्यूज कवर हो गई, तो कह देंगे प्रीवियस नहीं, टेम्प ना, प्रीवियस में हम टेम्प को स्टोर करें, तो प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, और टेम्प को फिर जीरो बनाएंगे, फिर को करना शुरू कर देंगे। एंड में मिनिमम एलिमेंट टेम्प का प्रीवियस का किसी का भी लेंगे काम आ जाएगा, क्योंकि टेम्प की वैल्यू भी लास्ट ऑपरेशन के बाद चेंज नहीं होगी। तो टेम्प का मिनिमम ले लो या प्रीवियस का ले लो, एक ही बात है। देखते हैं आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा, टेम्प ऑफ जीरो जीरो तो कुछ है ही नहीं, टेम्प ही होगा। अनडिक्लेयर्ड, चलो अनडिक्लेयर्ड है, कोई नहीं, प्रीवियस ले लो यार। प्रीवियस हमने ऊपर डिक्लेयर किया, टेम्प हमने फंक्शन हो फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किया, इसलिए अनडिक्लेयर आ गया। परफेक्ट, सबमिट करके देखते हैं। हो गया रन, तो हमारे सारे सॉल्यूशंस रन हो गए। हमने स्टार्ट किया था रिकर्जन से, क्योंकि हमारे पास चॉइस थी, ठीक है। उसके बाद हम आए अपने मेमोराइजेशन पे, क्योंकि हमने देखा था देयर वाज लॉट ऑफ रिपीटिशन, काफ़ी वैल्यूज हम बार बार कैलकुलेट कर रहे थे। इसके बाद हम आए टैब्यूलेशन पे। क्यों आए? क्योंकि हमें एंड में जाना था, पहले तो स्पेस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन पे। और टैब्यूलेशन पे आने का एक और फायदा क्या होता है, जो हमारी रिकर्सिव स्टैक स्पेस होती है, रिकर्सिव स्टैक स्पेस गेट्स फ्रीड। तो टैब्यूलेशन का ये भी एक फायदा हो गया। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में तो सारी स्पेस बच गई। टैब्यूलेशन में कहाँ हम यूज कर रहे थे ओ ऑफ एन स्क्वायर की स्पेस, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमाइज करी और आ गए ओ ऑफ एन, लीनियर स्पेस। टाइम इनफैक्ट फिर भी इस क्वेश्चन में ओ ऑफ एन स्क्वायर ही लगेगा, और इससे बेटर हो भी नहीं सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि वी हैव टू विजिट ईच एलिमेंट एटलीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर रहेगी, और स्पेस हमने ऑप्टिमाइज करके ओ ऑफ एन ले ली। इनफैक्ट हर डीपी के क्वेश्चन में इट इज रिकमेंडेड यू सॉल्व इट यूजिंग दीज फोर मेथड्स: रिकर्सिव, देन मेमोराइजेशन, टॉप डाउन दैट इज, एंड बॉटम अप टेबुलेशन, एंड एंड में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इनफैक्ट अगर एक और मैं टिप दूं, किसी भी क्वेश्चन में अगर i-1, j+1, अगर ऐसे दो से तीन वैल्यूज कंसिडर हो रही हो, या प्रीवियस वैल्यू ऐसे ही हो कि i-1th रो पे चले जाओ, j-1th कॉलम पे जाओ, सपोज ऐसे भी होता कि इस कॉलम से सिर्फ हमें मतलब है, तो ऐसे क्वेश्चन में जरूर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन सोचनी होती है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द डीपी सॉल्यूशन सिर्फ टेबुलेशन तक भी अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो आराम से चल जाएंगे, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि हम स्पेस ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि हमें नहीं पता कब इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन खोल लेगा और यही फॉलो अप प्रो पूछ लेगा। तो जिसने कुछ प्रॉब्लम्स i-1, j-1 ऐसे पढ़े होंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के, तो वो सॉल्व कर पाएगा। तो इट इज रिकमेंडेड एंड गुड फॉर लाइक मेंटल exercise also की space optimize करो। So that's it for this video. Thank you everyone for watching this video. And if this video helped you, make sure to like, share, and subscribe to my channel. If you guys have any feedback for me, please drop it in the comment section below. And I'll also be sharing the GitHub code for all the approaches in the comment section. So use it if you want to. And thank you for watching this video. I'll see you in another one tomorrow.